जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के लिए 4 महीने बचे हुए हैं। मार्च में आपका एग्जाम होना है और उसके लिए रीजनिंग की तैयारी कैसी की जाए उसका डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो मैं लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग का एक पेपर भी दिखाऊंगा 2017 का। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि अलग अलग कितने कितने मार्क्स अलग अलग टॉपिक से आते हैं, कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, उन टॉपिकों का कठिनाई का स्तर कैसा होता है, आपको उन टॉपिक्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, रीजनिंग आपको बोरिंग लगता है तो आप कैसे पढ़ें। अगर आप भोले बच्चे हैं, आपको बाकी सब कुछ कठिन लगता है, आपको ये लगता है रीजनिंग में पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ तो भी आप उड़ी में ना रहे, तो भी आप उसको देख के चलें कि रीजनिंग कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है कि यहाँ ऐसे 2 सवाल आते हैं जो आपका पूरा का पूरा पेपर बिगाड़ सकते हैं। बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं रहता कि वो रीजनिंग के किसी एक सवाल की वजह से अपना सिलेक्शन खो गए। उस एक सवाल की वजह से उनके 4 से 5 सवाल गड़बड़ हो गए, उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत ही क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट रहता है, चाहे एसएससी के एग्जाम देखो चाहे कहीं के भी एग्जाम देखो, क्योंकि बच्चे सबसे कम तैयारी इसी इसी पोर्शन की करते हैं। तो हम इसके डिटेल एनालिसिस देखते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, रीजनिंग पढ़ना भविष्य में चाहे मत पढ़े। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम बता दें कि 25 नंबर की रीजनिंग आती है। कितने की? 25। 25 में क्या क्या आता है आगे देखते हैं। अब इसमें आपके आदर्श प्राप्तांक जो है, जो आपके आने चाहिए मिनिमम, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं कि मिनिमम आपके नंबर 22 तो आने ही चाहिए। अगर आप 23 नंबर लाते हैं तो आप ये मान के चलिए आपने 1 नंबर बोनस ले लिया। 24 आते हैं तो आपके 2 नंबर बोनस हो गए। 25 में से 25 लिया तो 3 नंबर बोनस हो गए। ये नंबर आपको फायदे देंगे। अगर जीएस में आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, विज्ञान में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अदरवाइज 22 से कम नंबर किसी के भी नहीं आने चाहिए बिल्कुल ही। अगर आप कमजोर हैं मैथ रीजनिंग में तो भी आपके 22 नंबर तो आने ही चाहिए और बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप 10 से 15 घंटे अच्छे से दे देंगे तो आपके 22 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक, बस आप इस स्ट्रेटजी को पूरा देखिएगा। इस स्ट्रेटजी में हम क्या क्या बताएंगे, हम पहले विभाजन बताएंगे कि किस किस पोर्शन से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम सावधानियां बताएंगे कि रीजनिंग के उन टॉपिक्स की पढ़ाई में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए और आपकी कार्यप्रणाली क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किन किताबों से करनी चाहिए या कहाँ से करनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करें। ठीक, तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा विभाजन, एक बेसिक विभाजन देख लेते हैं कि 20 नंबर जो है ना, 20 नंबर की आपकी आती है क्या? वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग यानी वर्बल यानी लिखित, जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, शब्द अक्षर लिखे हुए होते हैं, उनको वर्बल रीजनिंग कहते हैं। ये पार्ट 1 में आता है। आपको पता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट होते हैं आपके पुलिस एग्जाम में। पार्ट 1 40 नंबर का होता है, पार्ट 2 30 का, पार्ट 3 30 का। तो पार्ट 1 में 20 नंबर की आपकी वर्बल रीजनिंग आती है। पार्ट 2 नॉन वर्बल रीजनिंग का होता है। नॉन वर्बल में ऐसी चीजें जिनमें चित्र छपे रहते हैं। आपने जब नवोदय नवोदय का एग्जाम दिया हो, वहां पे आप देखते होंगे नॉन वर्बल काफी आते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल में चित्रों से संबंधित प्रश्न होते हैं, तो वो 5 प्रश्न आते हैं आपके। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन 5 में से भी आपका कोई गलत हो जाता है तो ये मान के चलिए आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना दूसरे पोर्शन में, ये जो 5 क्वेश्चन है, ये कोई कक्षा 2 का बच्चा भी कर देगा। कक्षा 2 का बच्चा, क्लास 2 का बच्चा भी कर देगा। मतलब कि 6 से 7-8 साल का बच्चा ये 5 सवालों को सही कर देगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी बच्चे गलती कराते हैं। चलो अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया कुछ भी। ठीक है, हमने तकरीबन 30 टेस्ट, पिछले 2017 में 54 टेस्ट हुए, मैंने हर टेस्ट का एनालिसिस आपको कराया ही है। अभी मैंने 30 टेस्ट मतलब दोबारा से देख लिए, मतलब 30 पेपर दोबारा से देख लिए। और कुछ इस तरीके से हर पेपर को हमने खोला है कि रीजनिंग हमने जैसे 24 तारीख की, 24 अगस्त की पहली शिफ्ट का पेपर तो हमने सब कुछ देखा कि पार्ट 1 में क्या
लुप्त अक्षर का एक क्वेश्चन आया, लुप्त संख्या के 3 आए, अल्फाबेट कोडिंग के ये नंबर के क्वेश्चन आए, पीएनसी से एक क्वेश्चन, प्रायिकता से एक आया, दिशा ज्ञान का आया है, सिलोगिज्म के 4 आए हैं। ठीक है, फाइंड ऑड नंबर के इतने 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर पार्ट 2 में ये वाले क्वेश्चन इतने इतने, ये इस तरीके के क्वेश्चन आए, ये हमने लिख लिया। ऐसे ही फिर 24 तारीख की सेकेंड, 2 अगस्त दूसरी किस्त का पेपर हमने देखा, दूसरी शिफ्ट का, उसके बारे में भी सब कुछ लिख लिया। तो ऐसे हमने लिखा है सबका, सारी डिटेलिंग देख चुके हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। एक आध नहीं, पूरी 30 शिफ्टों का किया। ये देखिए हर शिफ्ट का हमने ऐसे ही ऐसे लिखा है। मैंने यहाँ पे 5-6 शिफ्ट लगा दिए, पूरी 30 शिफ्ट लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने सारे पेज दिखाएंगे। चलो, तो अब इस पूरे एनालिसिस के आधार पर अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं, और ये एनालिसिस देख के आप बिल्कुल ही शॉक हो जाएंगे कि अच्छा, केवल इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। देखो, होता क्या है, रीजनिंग की आप कोई भी किताब उठाते हो तो उसमें 50 से 60 टॉपिक दिए रहते हैं। रीजनिंग बहुत बृहद है। मैं अभी कोई भी नया टॉपिक बना दूं रीजनिंग का, रीजनिंग तो यही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया मतलब कुछ भी बना सकते हैं अपन। वर्बल में तो कुछ भी बना सकते, नॉन वर्बल में कुछ भी चित्र वित्र बना सकते हैं, वर्बल में भी किसी भी तरीके की रीजनिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके टॉपिक बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं। ठीक, इसलिए हर बुक में आपको 50 से 60 टॉपिक मिल जाते हैं। अब आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरे 50-60 टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने बस किताब उठाई और चालू हो गए, लूसेंट की या फिर किसी भी चीज की, कहीं से भी आपने एक किताब उठाई और आप स्टार्ट हो गए उसके पहले चैप्टर से। इस तरीके से करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक, आप देखो, हमने यहाँ पे पूरा एनालिसिस किया, पार्ट 1 जो 20 नंबर का है, और इस 20 अंक में हमने एनालिसिस करके देखा कि लुप्त अक्षर या लुप्त संख्या, संख्या यानी नंबर 2 3 4 5, और कभी कभी अक्षर वाले भी प्रश्न आ जाते हैं। लुप्त यानी कि ऐसा दे देंगे। अभी हम एक क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाएंगे, उसमें बताएंगे लुप्त अक्षर वाले कैसे प्रश्न होते हैं। ठीक है, अभी ये मैं बता दूं, ये 4 प्रश्न आ रहे हैं पर डे, 4 क्वेश्चन, लुप्त अक्षर या लुप्त संख्या। वर्डमाला, इंग्लिश की जो वर्डमाला की कोडिंग है उससे 5 प्रश्न आ रहे हैं पर डे। सिलोगिज्म, कथन निष्कर्ष, सिलोगिज्म वो वाले प्रश्न होते हैं, कुछ मोर कौवे हैं, कुछ कौवे गधे हैं, फिर निष्कर्ष दिए रहते हैं, क्या गधे, सारे गधे मोर हैं, ऐसे करके दिए रहते हैं। तो वो सिलोगिज्म, सिलोगिज्म के आपके कितने 4 न्याय निगमन इसको कहते हैं हिंदी में। ये कथन निष्कर्ष मैंने लिख दिया, कथन निष्कर्ष टाइप के आते हैं, इसको न्याय निगमन कहते हैं, न्याय निगमन। खैर, अपन को नाम से कोई मतलब नहीं, अपन को सवाल बनना चाहिए। ठीक, फाइंड ऑड से भी आपके कितने, विषम को छांटों से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर देखेंगे ये जो 20 अंक है, इसका मेजर पोर्शन केवल इन 4 टॉपिक में कवर हो गया, 1 2 3 4। ठीक, 4 4 4 को 17 नंबर, यानी कि 17 नंबर केवल और केवल 4 टॉपिक में से आ गए। अब अगर मैं आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बोलूं तो मैं केवल और केवल आपको 4 टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके अलावा ज्यादा प्रैक्टिस कराना बेकार है। मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको रीजनिंग के 20 से 25 टॉपिक पढ़ा सकता हूँ जो मुझे लगता है कि ये जानना आपके लिए जरूरी है, आपके दिमाग के लिए। कुछ नया टॉपिक भी आएगा तो भी आप उसको फिर टैकल कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसी से आ रहे हैं आपका पूरा पोर्शन, तो इनकी प्रैक्टिस करो खाली, फिर बाकियों की ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिस मांगते भी हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपसे गलतियां भी होंगी। कैसी गलतियां होंगी, अभी पेपर को देख के चलेंगे तो वहां से हमको काफी चीजें समझ में आएंगी। चलो, तो ये हो गया 17। अब बाकी 3 नंबर में क्या आता है, 3 नंबर का भी तो देखना है हमको, एक एक नंबर की लड़ाई है यहाँ पे। तो 80% पेपरों में एक क्वेश्चन क्रमशः संख्या पीआईसी का आया और एक प्रायिकता का, और एक जो नंबर है वह उसमें बाकी दुनिया भर की रीजनिंग। कभी दिशा पर आधारित प्रश्न आ गया कि ये पूर्व में चला वो उत्तर में चला, कभी छोटा बड़ा के आधार पे आ गया कि राम श्याम से छोटा है, श्याम इससे छोटा है, बताओ सबसे छोटा कौन है। कभी आपका कुछ और टॉपिक को लेकर, रीजनिंग में तो देखो 50-60 तरीके के टॉपिक होते हैं, तो ये कुछ 4-5 टाइप 5-6 टॉपिक थे जिनसे एक एक क्वेश्चन आ जाता था।
ठीक है। और कभी कभी कुछ पेपरों में क्रमचय संचय और प्रायिकता के क्वेश्चन नहीं आए, तो वहां पर हमको देखने को मिला कि अल्फाबेट मतलब कोडिंग, जो इंग्लिश वर्डमाला कोडिंग है, उसमें 5 की जगह 6 या 7 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो इसी में बढ़ा दिए गए, इसी में बढ़ा दिए गए। बहुत से कुछ पेपर ऐसे थे जिसमें 20 नंबर इन चारों टॉपिक से ही 20 और नंबर कवर हो गए। ठीक है, कुछ पेपर में इन चारों टॉपिक से ही 20 नंबर का कवर हो गया। तो आपको रीजनिंग में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको इन चार, अब बस आपको ये स्ट्रेटजी में देखना है कि इन चार की तैयारी कैसे करें। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, अब देखो पार्ट टू है नॉन वर्बल रीजनिंग। पार्ट 2 में आते हैं 5 क्वेश्चन। एक आता है अगली आकृति, 4 आकृति दे देंगे, कह देंगे बताओ अगली आकृति क्या होगी, वही पैटर्न ढूंढो, बिल्कुल बन जाता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएंगे दोनों। अति व्यापन अभी मैं बताऊंगा, अति व्यापन क्या होता है। 2 आकृतियां होंगी, अति व्यापन का मतलब होता है अतिक्रमण एक दूसरे के ऊपर आरोपित कर दो, दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, तो दोनों आकृतियों को मिला दोगे तो कैसा चित्र बनेगा, है कि नहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तरफ ये लड़का खड़ा है मान लो, है, और एक दूसरा चित्र है, यहाँ पर इस साइड एक लड़की खड़ी है मान लो। ठीक है, आप कहेंगे कि इन दोनों का अतिव्यापन कर देंगे तो क्या बनेगा, तो इन दोनों का अतिव्यापन कर दोगे तो एक ऐसा फोटो बन जाएगा, एक तरफ लड़का खड़ा है, एक तरफ लड़की, ऐसा ही तो बन जाएगा। बस यही चीज पूछ रहे हैं, इसी का 1 नंबर दे रहे हैं, बस नाम थोड़ा वैसा कर दिया। ठीक, तो ऐसे एक अतिव्यापन का क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली कुछ नहीं, केवल देखना है। अभी ये वाले क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको हंसी आएगी कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पता है बच्चे कभी भी प्रश्न को समझ नहीं पाते आखिरकार पूछा क्या है। ये जो अतिव्यापन हुआ, नॉट एग्जैक्टली हुए, इनके जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। अरे सर पता नहीं क्या पूछ लिया, समझ में ही नहीं आया, सर पता नहीं क्या पूछ लिया, सारे ऑप्शन एक जैसे थे, सारे ऑप्शन एक जैसे थे, अब क्या करते। तो ये नॉट एग्जैक्टली वाले जो क्वेश्चन आप देखोगे उसमें यही है कि सारे ऑप्शन एक जैसे होते हैं, बस एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग होता है, एक आध जगह का थोड़ा फर्क पड़ता है, बस आंखों से देखना है। आपकी स्पीड को देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जब क्वेश्चन को हम लिख के दे रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि आखिरकार हम क्या पूछना चाह रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्री पॉकेट के 5 नंबर हैं, इनमें किसी के भी नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं आपके 22 नंबर आएंगे कैसे। कठिनाई स्तर सावधानियां, अभी ये देखो सावधानियां बताएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि आपके 22 नंबर कैसे आने चाहिए। पहले तो 22 नंबर की व्यवस्था कर लिया है। देखो मेरे हिसाब से लुप्त अक्षर या लुप्त संख्या में क्या रहता है कि 3 बहुत सरल आते हैं, एक कठिन आता है, और कठिन को आपको देखते ही छोड़ देना है। अगर आप देखते ही नहीं छोड़ पाओगे उस क्वेश्चन को लुप्त अक्षर और संख्या में, तो आप फिर बिद जाओगे, फिर आप घूम जाओगे पेपर में, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका समय खराब हो जाएगा। समय की बहुत महत्वता है। मैंने देखा है कि पार्ट 1 करते करते ही लोगों का 1 घंटा निकल जाता है, वो 40 क्वेश्चन करते ही करते उनको मजा पड़ जाता है, रीजनिंग के क्वेश्चन उनसे सॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन वो 3 से 4 मिनट ले रहे होते हैं क्वेश्चन में, बच्चे भोले बच्चे। तो वो काम नहीं करना है। 3 क्वेश्चन इसके बिल्कुल सरल आते हैं, वो 3 करो, और मैं कहता हूँ एक गड़बड़ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर 1 नंबर आपका कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप 3 में से 3 लेके आओगे। ठीक है, 4 में से 3 लेके आओगे लुप्त अक्षर में। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 3 ले आओ आप 4 में से। ठीक है, इसमें आप 3 ले लो। वर्डमाला कोडिंग में आपको 5 में से 5 लेनी है, क्योंकि देखो वर्डमाला कोडिंग क्या है, एक बार आप सीख गए, आपको क्या है, बस आपको इसमें मेहनत घर पे बहुत करनी पड़ेगी। बहुत कैसे, आपको पूरे एक एक वर्ड माला पता होनी चाहिए, आगे से पीछे से कौन किसका मतलब अपोजिट आ रहा है, कौन का कौन सा नंबर है, इजोटी करके याद करते हैं, है कि नहीं, कौन का कौन सा नंबर है, फिर आगे पीछे किस तरीके से वर्ड माला कोडिंग के कितने टाइप हो सकते हैं, मुश्किल से 15 टाइप होंगे खूब से खूब, कि इस तरीके से मतलब कोडिंग की जाती है। तो वो सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा, तो उसकी आप चिंता मत करिए, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी बुक आप लीजिएगा वहां से प्रैक्टिस करेंगे, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे टाइम फालतू में वेस्ट करोगे वहां पे। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप 30 सेकंड में एक क्वेश्चन कर लिया करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे 2, 2.5, 3 मिनट लगाओगे, पूरी अल्फाबेट लिखोगे, फिर पता नहीं उसमें सोचोगे, देखोगे, परेशान होगे और टाइम खराब कर लोगे, पूरा पेपर बिगाड़ लोगे। ठीक है,
तो इसकी घर पे प्रैक्टिस करोगे। इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता अगर प्रैक्टिस वाला बंदा है तो इसमें 5 में से 5 नंबर लाने। सिलोगिज्म, न्याय निगमन, एक घंटे की क्लास, सारे ऊपर से नीचे कठिन से कठिन स्तर तक के सवाल आपके कंप्लीट हो। फिर आपको ज्यादा इसमें प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसी को रट लेना है। ठीक है, इसमें भी आप 4 में से 4 ले आओ क्योंकि कठिन क्वेश्चन ज्यादा पूछते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब फाइंड ऑड में भी एक क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो सकता है, एक क्वेश्चन आपका फाइंड ऑड में गड़बड़ हो सकता है। क्यों? जैसे लुप्त अक्षर लुप्त संख्या है, उनमें एक क्वेश्चन कठिन रख देते हैं, ऐसे ही फाइंड ऑड में विषम छांटों में भी एक श्रृंखला कठिन रख देते हैं जिसमें आप उलझ जाओ और अपना टाइम वेस्ट कर ले, तो उसको छोड़ देना आपको तो तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ इसमें भी 1 नंबर आपका चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी बचे 3 प्रश्न। 3 में से आपको मान के चलो, मैं आपको बता दूं, क्रमचय संचय अगर आपने पढ़े नहीं है पहले से तो आपको ये कठिन लगेगा। प्रायिकता बहुत सरल है, मैं बता रहा हूं आपको, 15 मिनट का एक लेक्चर रहेगा, उसके बाद आपकी प्रायिकता में से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, कभी जा ही नहीं सकता आपका, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस स्तर से प्रश्न पूछा जाता है। पीएनसी थोड़ा आपसे हो भी सकता है और बाकी एक जो दुनियादारी का क्वेश्चन आएगा वो भी हो जाएगा। तो यहाँ 3 में से भी मैं आपको 1 नंबर की छूट देता हूँ। पीएनसी भी इतना कठिन नहीं है, आएगा सिंपल ही। मुझे 2 लेक्चर लगेंगे पीएनसी को समझाने में, आधा घंटे के 2 लेक्चर। फिर प्रैक्टिस भी नहीं करना, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, इन सब सब्जेक्ट में दिमाग नहीं खपाना है, अपने दिमाग को शांत बना के रखना है, गणित के लिए तैयार रखना है, जीएस के लिए तैयार रखना है, साइंस के लिए तैयार रखना है। ओवरऑल 85 नंबर आ जाएंगे, काम बन जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ अगर हम देखेंगे बाकी दुनिया, मतलब बहुत अच्छा काम बन जाएगा, फिर तो 80 नंबर भी आ जाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। तो बाकी दुनिया भर की रीजनिंग, इसमें से 1 नंबर यहाँ पे भी कट कर ले, 3 नंबर यहाँ पे हो गए हमारे। 3 नंबर की कटिंग हुई। ठीक है, एक हमने लुप्त अक्षर में, एक फाइंड ऑड में और एक हमने बाकी के 3 में। बकायदा ये जो 5 नंबर का है इसमें आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। तो इस तरीके से आप 22 नंबर ले आओगे, 22 नंबर आपके इस तरीके से आने चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है, आना ही आना है। ठीक है, यहाँ अगर कम हो रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ कम होते हैं। अब मैं बताऊं कठिनाई स्तर, सावधानियां, कठिनाई स्तर अभी आपको दिखाऊंगा, मैं पेपर दिखाऊंगा, एक पेपर, उससे आपको कठिनाई स्तर भी पता चल जाएगा। अभी हम आपको कुछ बताएं सावधानियां। देखो, सावधानियां बताने के पहले मैं आपको बताऊं कि 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं जो हमने देखे। एक है भोला बच्चा और एक है ओवर स्मार्ट गाय। भोला बच्चा क्या होता है, गणित में भी गड्ढा है, वो गणित भी कम आता है उसको, हाँ, और जीएस भी बेचारा याद कम रहती है। ठीक है, विज्ञान तो उसके बिल्कुल ऊपर से निकल जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक, अब बची, अब क्या है, वो गधा है तीनों में। गधा को बोलेंगे, भोला तो बोल दिया मैंने, जैसे वो तीनों में ही तीनों में ही गड़बड़ है। तो गड़बड़ की वजह से उसको ये लगने लगता है कि उसकी रीजनिंग अच्छी है। रीजनिंग में अगर एग्जैक्टली देखा जाएगा ना, वो तो 25 में से 15-16 नंबर लाता रहा होगा, 15-16, और उसको ये लगता है उसकी रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, और वो फिर बाकी पे, गणित पे विशेष फोकस, सब पे फोकस, लेकिन रीजनिंग को छोड़ देता है। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे। तो ये गलती नहीं करना, क्योंकि 15-16 से काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये भोले बच्चे बहुत सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि भोले बच्चों के अंदर एक बात होती है कि वो टीचर का कहा मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम गधे हैं, जो साहब बता देंगे, जो सर बता देंगे उसको हम फॉलो करेंगे। अब बस यही है कि उनको टीचर सही मिल जाए, है कि नहीं? टीचर आपको सही मिल ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भोले बच्चों, आप लोग एक काम करना कि बिल्कुल तरीके से इन 4 टॉपिक को कवर करना। 4 लुप्त संख्या को अभी मैं डिस्कस करता हूं कि लुप्त संख्या वगैरह, इन चारों टॉपिक को कैसे कवर किया जाए, कुछ टिप्स दे देता हूं, और फिर जब मैं टॉपिक वाइज सबको पढ़ाऊंगा तब तो मैं आपको डिटेलिंग कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। ठीक है, ओके। जिन लोगों ने कोर्स खरीद लिया है तो उनको तो मिल ही जाएंगी चीजें, और जिनने नहीं भी लिया है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है ये पूरी स्टडी।
ठीक है। तो यहाँ आप ऐसा रहता है। ओवर स्मार्ट गाय के साथ क्या होता है मैं बता दूं, इसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूँ। कैसे कि मैं देने गया भैया एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स, तो मैंने देखा कि मैथ, गणित अपने पूरे में से पूरे, इंग्लिश पूरे में से पूरे, ठीक है, और अपन को लग रहा था कि रीजनिंग भी अपन निपटा देंगे पूरे में से पूरे। हमने देखा कि रीजनिंग की वजह से हम ओवर स्मार्ट थे, हम की रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है, और जिसका गणित थोड़ा ठीक होता है ना, उसको रीजनिंग बोरिंग लगती है, वो रीजनिंग की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करता। अब जब प्रैक्टिस नहीं करोगे आप रीजनिंग की, तो रीजनिंग ऐसी चीज है वो आपका टाइम ज्यादा ले लेगा। जब वो आपका टाइम ज्यादा ले लेगा तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको टाइम की कमी पड़ेगी, आप घबराओगे। अब वहां मैं केवल 17 क्वेश्चन सही कर पाया, मेरा दिमाग खराब हो गया कि बताओ रीजनिंग में मेरे से गड़बड़ हो रही है। तो वहां से आपका दिमाग साइकोलॉजी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ओवर स्मार्ट गाय की। तो घर पे वो रीजनिंग कभी देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको वो बोरिंग लगती है। अब मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि देखो भले सब बोरिंग लगे, टॉपिक ज्यादा नहीं है, टॉपिक केवल 4 है, और उन 4 टॉपिक को आप समय दे दो एक बार, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, अब चलो देखें। हाँ देखो आप पहले कुछ सावधानियां देख लें, फिर देखेंगे उन 4 टॉपिक के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी क्या होगी, फिर मैं कठिनाई स्तर आपको वो पेपर को दिखा के कर दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ये है कि सीधे प्रैक्टिस पर मत उतर जाना। रीजनिंग के साथ क्या होता है, मैंने देखा है शिक्षक भी जो रीजनिंग के आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई रीजनिंग पढ़ाना भी नहीं चाहता, मैं सही बताऊं, ठीक है। मतलब बोरिंग लगता है ना, रीजनिंग तो कौन पढ़ाए, रीजनिंग के टीचर की वैल्यू भी कम होती है, तो कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, सब ऐसे ही ढरकाना चाहते हैं। ठीक है, मेरा भी थोड़ा कम ही इच्छा होती है रीजनिंग पढ़ाने का, सही बताऊं तो। ठीक है, देखो सीधे प्रैक्टिस पर फिर क्या होता है कि प्रैक्टिस कराने लगते हैं, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप लुप्त संख्या की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आप बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे कोई फर्क मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप नोट डाउन कर रहे हो कि जब श्रृंखलाएं आती हैं तो आपको याद होना चाहिए वर्गमूल, है कि नहीं, आपको 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए, ठीक है, आपको कुछ संख्याओं के वर्गमूल याद होने चाहिए, ठीक है, आपको विषम का पैटर्न याद होना चाहिए, है कि नहीं, आपको अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए 1 से लेके 100 तक की, आपको उनके वर्ग याद होने चाहिए अभाज्य संख्याओं के, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी याद होनी चाहिए आपको, पैटर्न वाले गुणा याद होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये चीजें आपको याद है तो आप क्या है, एंड ऑड वन में भी आपका काम बन जाएगा, और जो भी सीरीज वाले क्वेश्चन है उनमें आपका काम बन जाएगा। यानी कि सीधे प्रैक्टिस ना करके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमको किन किन चीजों पे काम करना है, यानी हमको आंकड़ों के साथ खेलना है। जैसे कि आप अगर आपको वर्डमाला करनी है, तो आपको पहले वर्डमाला के एक एक अक्षर की नंबरिंग याद होनी चाहिए, कि ए का नंबर 1 है, सी का नंबर 3 है, ऐसे करके जेड का नंबर 26 है, वाई का नंबर 25 है, ऐसे याद होना चाहिए। कौन किसके जस्ट अपोजिट है, ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़े, आपको आपके दिमाग में छपा, तो आप देखते हुए ही सवाल के पैटर्न को भांप जाएंगे कि इस सवाल का ये पैटर्न है। साथ ही साथ आप जब इंग्लिश अंग्रेजी वर्डमाला वाले टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे वो ऊपर जो 4 टॉपिक है वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये हाँ वर्डमाला कोडिंग, ये वर्डमाला कोडिंग जो इंग्लिश वर्डमाला कोडिंग है, इसकी तैयारी कर रहे हो, तो इसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन रहते हैं। कहीं पर ऐसा रहता है कि ये जैसे ये लिखा है TEM, तो उनने क्या कर दिया, TEM को MET लिख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल पलट दिया, तो ये एक पैटर्न हो गया। ऐसा भी होता है, कहीं पे कुछ होता है, मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो अगर वो पैटर्न आपको पहले से ही पता होंगे तो वो पैटर्न आपको दूर से दिख जाया करेंगे। अगर पहले से पता नहीं होंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा। तो कम से कम वो 15-20 पैटर्न पे पहले काम किया जाए, तब प्रैक्टिस में आए। या फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो लिख लो कि ऐसा ऐसा पैटर्न होता है, दिमाग में ये लाओ। ये मत सोचो कि मुझे 20 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, मत सोचो। आप ये सोचो कि आपने 5 मिनट में भले तक 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन उन 2 क्वेश्चन से आपने सीखा क्या है। ये एक नए टाइप का पैटर्न है, इस पैटर्न को कैसे दूर से कैसे भांपूंगा मैं कि इसमें ये पैटर्न है।
इन चीजों पे ध्यान देना है आपको, ना कि मतलब पहले से ही प्रैक्टिस में लग गए और एकदम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने। तो भैया वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि आप वजन बढ़ाने के लिए जिम में गए, लेकिन प्रोटीन है नहीं आपके पास, खाना ना आप खा नहीं रहे हो, बस डंबल उठावा उठाव लगे हो और ये मशीनों पे काम कर रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी तो बनेगी नहीं। खान पीन करना पड़ेगा कि नहीं, तो अपना कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा आपको। स्लॉगिज्म आपको मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इसका जो पैटर्न है, मैं आपको इसकी आपको चिंता ही नहीं करनी है। मैं मतलब 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा सिलॉजिज्म आपका खत्म हो जाएगा लैंग्वेज में, फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और फाइंड ऑड और लुप्त संख्या ये एक ही पैटर्न है, ठीक है, तो इनको ऐसे आपको करना है। अब रही बात बुक कौन सी लेनी है, कोई भी बुक ले लेना, कोई भी जिसमें ये टॉपिक अच्छे से दिए हो, ये 4 टॉपिक जाके देखना, इनकी प्रैक्टिस दी हो बहुत सारी। इनको करना कैसे, कंसेप्ट वो हम बता देंगे, प्रैक्टिस दी हो बहुत सारी वो बता दें, लेकिन प्रैक्टिस अभी से नहीं करना, पहले कंसेप्ट बिल्ड कर लेना, फिर प्रैक्टिस करना, और फिर प्रैक्टिस से कुछ नए कंसेप्ट बनाना और उनकी एक फेयर बनाना, उस फेयर में लिखते रहो, ठीक है। इतना आप कर लोगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है, डेली 1 घंटा खूब से खूब, या आधा घंटा दो रीजनिंग को। मैं रीजनिंग पे आपका ज्यादा समय बर्बाद करने के पक्ष में नहीं। नॉन वर्बल रीजनिंग बस एक बार पेपर देखो कैसे कैसे आए थे, और डेली हर तीसरे चौथे दिन कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लिए बस, और कुछ नहीं करना, ज्यादा ज्यादा नहीं करना है इनमें, ठीक है। तीसरे चौथे दिन लगाए, पर डे मत लगाओ, तीसरे चौथे दिन नॉन वर्बल के लगा लो, मन भी थोड़ा हरा हो जाता है नॉन वर्बल के क्वेश्चन लगा के। दूसरा ये कि रीजनिंग के 50-60 टॉपिक कवर करने के फेर में मत पड़ना। अभी मैं देख रहा हूँ कोचिंग संस्थान बिल्कुल रगड़ रगड़ के, क्योंकि देखो लोगों को जल्दी मचती है कि बच्चे भाग जाएंगे, पकड़ लो इनको, ठीक है, तो आज ये पढ़ा दिया, कल वो पढ़ा दिया, जो भी बुक में बुक उठाई, बुक में जो जो दिख रहा है उनका तुरंत बना दिया, उनने कहा बैठे हैं लोग, उनका तुम जल्दी से वो स्लाइड लाइड बनाओ और अपन पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में 50-60 टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं है। अब आप उसमें क्या है कि आपको परेशानी होने लगती है कि सर अरे मेरा वो वाला टॉपिक कवर नहीं हो पा रहा, वो वाले क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, है कि नहीं। ऐसा तो आप क्या है, गलत जगह पे सिर मारने लगते हो, जो पेपर में नहीं आना काय को उसको करना, है कि नहीं। एक आध नंबर का आएगा भी तो कुछ नया पैटर्न आपके पास रहना चाहिए ना, उस समय आप कर लोगे अगर आपका दिमाग खुल गया। अगर आप लुप्त संख्या और फाइंड ऑर्डर में दिमाग खोल लोगे अपना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप वर्बल रीजनिंग का कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर लोगे वर्बल रीजनिंग में, कुछ भी घुमा फिरा के वो कुछ भी पूछ देंगे। अगर वहां पे आपने दिमाग खोल लिया, सीरीज वाले क्वेश्चंस के साथ आपने खेल खेल लिया और वहां के कंसेप्ट आपने बिल्ड कर लिए, तो आप हर प्रकार की रीजनिंग सॉल्व कर देंगे। इसी वजह से इनके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सीरीज वाले, है कि नहीं। अब ये केवल 5 टॉपिक आपको ढंग से कवर करने बस, ठीक। 2 क्वेश्चन से बच के रहना, मैंने आपको बता दिया। वो जो 2 क्वेश्चन कठिन आ रहे हैं, जो आपको पकड़ के रखेंगे, उनसे बचना। अब मैं आपको दिखाऊं वो 2 क्वेश्चन कहाँ है कैसे। देखो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, 17 सितंबर का पेपर है, ठीक। अब इस पेपर में मैं आपको यहाँ हमने इसको लिख भी रखा है, क्या क्या है इसमें। हाँ, 18 नंबर के क्वेश्चन से रीजनिंग स्टार्ट हुई है यहाँ पे। देखो ये है आपका क्या, ये कोड वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोड वाला क्वेश्चन है सिंपली। कि ये सी ए डी ए वी ई आर एस को क्या लिखा गया है, ए सी ए डी, है कि नहीं। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि दो दो को पलट दिया गया है, सी ए की जगह ए सी, डी ए की जगह ए डी। तो आपको पता चल गया कि आई एम की जगह एम आई और एम ई की जगह ई एम लिख दिया जाएगा, तो एम आई ई एम, ठीक है। इस टाइप का आपका आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो वो सिंपल वाला हो गया। तो यही है कि आपने जैसे क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपने ये क्वेश्चन देखा, तो आपका एक कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए कि ऐसे दो दो के जोड़े मिला के पलट देते हैं कभी कभी, कभी कभी तीन तीन के जोड़े मिला के भी पलटा मार सकते हैं, 4 का जोड़ा मिलाकर भी पलटा मार सकते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट बिल्ड होगा।
ये नहीं कि जल्दी से कर लिया, राइट आंसर हो गया, खुश हो गया, नहीं। ऐसा सवाल आपने किया तो आप कंसेप्ट बिल्ड कर लो या फिर लिख लो अपनी बुक में, नोटबुक में, कि जैसी भाषा में आपको समझ में आए, आपको ये क्वेश्चन ध्यान आ जाए। जैसे मैं लिखूंगा तो अपनी देसी भाषा में लिखूंगा कि दो दो का ग्रुप बना के पलटा मारते हैं, तीन तीन का ग्रुप बनाकर भी पलटा मारा जा सकता है, चार चार का ग्रुप बनाकर भी पलटा मारा जा सकता है। ठीक है, जब जब तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे तो डेफिनेटली या तो 6 डिजिट होंगे या 9 डिजिट होंगे या 12 डिजिट होंगे। चार चार का पलटा मारेंगे तो या तो 8 डिजिट होंगे या 12 डिजिट होंगे या 16 डिजिट होंगे। लेकिन 16 तक तो कोई जाएगा नहीं, 8 या 12 ही होंगे, है कि नहीं। तो ये चीजें हम दूर से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक। अब जैसे आगे ये आपका क्या है, पीएनसी का हो गया। अभी आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन जब आप पीएनसी पढ़ लोगे ना, 2 लेक्चर के बाद ये बिल्कुल ही रद्दी और सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पीएनसी पीएनसी तो नाम है, केवल जोड़ने का एक तरीका है। तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी डली है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया, 20वां क्वेश्चन, कि इसने इससे ज्यादा बनाया, उसने इससे ज्यादा बनाया, बस एक दूसरे को रिलेट करते जाना, बाद में पता चल जाएगा सबसे कम स्कोर किसने बनाया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये प्रायिकता बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रायिकता का एक लेक्चर लगेगा, उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये लुप्त अक्षर देखो, लुप्त अक्षर वाला भी आता है क्वेश्चन और लुप्त संख्या वाला भी आता है। लुप्त संख्या वाला थोड़ा कठिन हो जाता है। लुप्त अक्षर वाले अल्फाबेटिक कोडिंग के आएंगे या फिर इस तरीके के आएंगे। तो मैं इसका भी एक वीडियो बना चुका हूँ, पिछली बार बस समझाया था बहुत अच्छे से, अभी नेक्स्ट में फिर कर दूंगा। ठीक है, तो इनमें भी गिनती उनती के साथ, मतलब अभी लगता है कि अपन क्या फिट कर रहे हैं। बहुत से बच्चे इसमें क्या करने लगते हैं, सीधे सीधे ये ए ऑप्शन उसमें पहले लिख दिया, फिर बी ऑप्शन लिख दिया, फिर देख रहे हैं अब क्या होगा। ठीक है, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं इनको करने के, तो इनको सॉल्व करने के तरीके अपन कराते जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे। अब देखो, इसमें आप हमें सहयोग कैसे करेंगे, ऐसे सहयोग करेंगे कि आप अलग अलग, जैसे लुप्त संख्या है, ये वाला एक क्वेश्चन आ गया लुप्त संख्या वाला, कि 1 8 3 6, और फिर क्या आएगा, माँ कसम, मतलब भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। मतलब पुलिस कांस्टेबल के लिहाज से ये ऐसा क्वेश्चन हो गया कि अब इसको समझ में नहीं आ रहा। मान लो एक नजर में आपको आपको लग रहा है ये क्या, 1 8 था, फिर 3 था, फिर 6, अब क्या करें, अब क्या करें। आपको एक नजर में मान के चलो समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको आंख मूंद के तुरंत स्किप करो। ये उन्हीं 2 क्वेश्चनों में से है जो आपका पूरा पेपर बिगाड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए तुरंत स्किप करो, दूसरे पे आ जाओ। अब देखो दूसरा आपको कितना सरल मिल जाएगा। एक के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 24 हुआ। इसका मतलब क्या है, एक में 2 का गुणा हुआ, 2 में 3 का गुणा हुआ, फिर 6 में 4 का गुणा हुआ, फिर 24 पे 5 का गुणा हुआ, तो इसमें 6 का गुणा हो जाएगा। तो 120 में 6 का गुणा हुआ, 720 आया। मतलब ये बिल्कुल सिंपल टाइप का हो गया। ऐसे ये भी सिंपल टाइप का हो गया, 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर ऐसे ही आगे देखेंगे यहाँ लास्ट में कितना जुड़ा, उस हिसाब से यहाँ पे जोड़ेंगे, है कि नहीं। 4 जुड़ा, उसका डबल जुड़ेगा, 2 का डबल था आज 4, तो 4 2 बार जोड़ा, तो यहाँ 8, तो 8 जोड़ दिया 26। मतलब ये सिंपल सिंपल वाले हो गए। तो अगर अपन ने उसको स्किप कर दिया तो दिमाग पे लोड भी नहीं जाएगा, और ये सिंपल वाले पहले कर लेंगे, बाद में फिर उस पे जाके जोड़ दे लेंगे जब समय बचेगा। तो इस तरीके से आपको वहां पे करना है। अब ये देखो सिलोगिज्म आ गए। सिलोगिज्म भी अगर आप पढ़ लोगे एक बार तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आराम से बना दिया करोगे। ठीक है, बिल्कुल भी बिना गलती के। न्याय निगमन के ये देखो 4 क्वेश्चन आए, बैक टू बैक आपके लगे हुए। हर पेपर का यही सेम पैटर्न रहा है आपका। ठीक है, अब ये हो गया आपका फाइंड ऑड वन। उस संख्या का चयन करें जो समूह के अन्य से भिन्न। अब इसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 तो बिल्कुल ही रद्दी, बिल्कुल रद्दी, बहुत सरल आते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, ये 64, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं है 51, तो यही ऑड हो गया, यही विषम हो गया, हटा दो, यही आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो, नीचे देखो, उन्होंने कहा कौन सा गलत संयोजन पहचानना है हमको। ये जो क्रम से दिया गया है इसमें कोई एक गलत होगा, तो ये भी बिल्कुल सिंपल आपको दिखेगा। देखो 10 का डबल किया 20, 20 में 2 जोड़ रहा है तो 22 हो गया, यानी डबल करके 2 जोड़ रहा है। 22 का डबल किया 44, उसमें 2 जोड़ दिया तो 96। 96 का डबल किया 92, इसमें 2 जोड़ना चाहिए था, 94 लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है हमने, यही गलत पद हो गया, यही 92 गलत पद हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आगे। अब ये देख लो, यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है। देखो दूर से, मतलब मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना,
कि वो चीजें जब आप याद कर लोगे कि वर्गमूल, घन, घनमूल, ये चीजें जब आप याद कर लोगे या फिर और भी पैटर्न याद कर लोगे तो आप इन सवालों को आराम से बना पाया करोगे। जैसे ये 3, 9, 27 है, तो ये 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, फिर 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 नहीं है, यहाँ 125 होना चाहिए था, तो यही वाला गलत पद हो गया, 120 आपका आंसर आ गया। गलत पद, गलत ही तो छांटना था। अब ये देखो, ये वही आ गया आपका सेंस, यही अल्फाबेट कोडिंग का आ गया। अल्फाबेट कोडिंग तो बहुत सिंपल है, ठीक है। बस इसमें 10-15 टाइप के पैटर्न होंगे, उन पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा और आपको मुझे सहयोग करना पड़ेगा। कैसे? आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो बुक से, आपको कोई नया अल्फाबेट टाइप का पैटर्न मिला, आपको वो कठिन लगा, आपको लगा कि अरे सर इसमें थोड़ा दिमाग खपा, आप मेरे को भेज दो। इस तरीके से मेरे पास काफी सारे अल्फाबेटिक पैटर्न हो जाएंगे मेरे पास, मान के चलो 30 से 40 पैटर्न हुए और मैंने 1 घंटे की क्लास में वो पूरे 30 से 40 पैटर्न समझा दिए, तो सभी लोगों का भला हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हम सब लोग आपस में मिलकर अगर पढ़ेंगे, आप सब लोग आपस में मिलकर पढ़ोगे तो आपके सभी के सिलेक्शन हो जाएंगे। आप अगर ऐसे दुपक दुपक के पढ़ने की कोशिश करोगे, अकेले अकेले अकेले, अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, मैं कसम से कह रहा हूँ, तो सब लोग रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करना थोड़ा। ये देखो, ये भी अल्फाबेटिक वाला है, ये भी बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इनको ज्यादा देखिए, ये भी वही सेम पैटर्न पे है, सिंपल है बहुत, ये भी उसी तरीके का अल्फाबेटिक का। ठीक है, यहाँ देखो, ये फाइंड ऑड वन। अब यहाँ देखो, यहाँ से हमको समझना पड़ेगा कि भैया सभी वर्ग हैं। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अरे सभी वर्ग हैं, ये 5 का वर्ग है, तो ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। अब क्या करें, अब क्या करें? फिर किसी ने बोल दिया कि अरे ये सारे अभाज्य संख्याओं के वर्ग हैं, 5, 7, 11, 13, 6 अभाज्य नहीं है, तो 6 ही आंसर हो जाएगा, 6 का वर्ग यानी 36 आंसर। तो आपको चीजों को काफी पैमाने पर आपको पैटर्न समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न रहे आपके। प्रश्न कठिन नहीं है, बस एक आध प्रश्न कठिन होता है और अगर आप उस प्रश्न में उलझ गए तो आप गए। ठीक, फिर आपका दिमाग भी खराब होगा, आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। और अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो सिलोगिज्म में टाइम लोगे आप। ठीक है, अल्फाबेटिक कोडिंग में टाइम लोगे, और जब टाइम लोगे, ज्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर मैथ के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपका सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आप देखोगे, देखो दूसरे में, ये देखो अति व्यापन का प्रश्न, यदि निम्न दो वर्ग। अब ये वाले ऐसे प्रश्न लोगों को समझ में नहीं आते, उनको ये पता नहीं चलता क्या करना था इनमें, क्योंकि वो ये क्वेश्चन क्या है, इसको ढंग से पढ़ना नहीं जानते, ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ते ही नहीं है, तो इनको पढ़ना सीखो। यदि निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है? ओवरलैप। अति व्यापित समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर देखो, इफ द फॉलोइंग टू स्क्वायर्स फॉर्म बिलो ओवरलैप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉर्म। यानी ये ओवरलैप हो जाए, इन दोनों को चढ़ा दो एक दूसरे के ऊपर, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दे रहे हैं, तो इस खांचे में ये आ जाएगा, ये और ये बीच में आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और यहाँ बीच में कुछ नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही, और ये खांचे भर जाएंगे, ये ब्लैक से, और ये ऐसा हो गया, ये बन जाएगा। ये जहां पे भी बनना होगा वही आंसर होगा आपका, देख लेना। बस इसमें आंखों को ढंग से देखना है, ऐसे आंख गड़ा के, और सावधानी से आंसर लगाना है, जल्दबाजी में नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अति व्यापन का क्वेश्चन है। ये मैथ की जब डिटेलिंग बताएंगे कि ये देखो फंक्शन अंक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। जब मैथ का अभी समझाएंगे उसमें डिटेलिंग में बता देंगे। यहाँ इसमें नेक्स्ट पूछा है, अगला क्या होगा, यहाँ अगला आपको देखना है कैसे कैसे इसके भी क्वेश्चन करते चलेंगे तो अपन को सारी चीजें समझ में आती चलेंगी। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट आकृति वाले इनका मैं विशेष तौर पे आपसे बोलूंगा कि ये नेक्स्ट आकृति वाले जो 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, आप इनकी प्रैक्टिस हर तीसरे चौथे दिन करिएगा। रीजनिंग की कोई भी बुक ले लेना, कोई भी जो आपके पास रखी है, इनकी प्रैक्टिस जरूर किया करना, क्योंकि इनमें क्या होता है कि हमको कहीं ना कहीं, जब मैं आपको कराऊंगा तब आपको और भी 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के बता दूंगा कि कहीं से एक पोर्शन हमको पकड़ना पड़ता है। जैसे मान के चलो, ये इसको हम 1, 2, 3 बोल रहे हैं, तो हमें पता है कि ये पहला वाला 1 है, अब हम दोनों को भूल गए, भाड़ में जान दो, हमने देखा कि अब हमारा 1 यहाँ आ गया,
यानी पहले वन यहाँ था, अब ये दो स्थान खसक गया, एक दो स्थान खसक गया। फिर हमारा वन फिर यहाँ पे आ गया, हमारा वन कहाँ आ गया, यहाँ। फिर ये दो स्थान खिसका, है कि नहीं, फिर ये वन यहाँ आ गया। फिर हमारा वन दो स्थान खिसक के फिर यहाँ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टाइम पे वन कहाँ पे जाएगा, दो स्थान खिसक के यहाँ आ जाएगा वन। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पहला वाला पैटर्न बन जाएगा, ये वाला पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पे वन आ गया। तो हमको कोई एक चीज पकड़नी पड़ती है, हम तीनों को देख के चलेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे हो, नेक्स्ट आकृति में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। यही फिर नेक्स्ट आकृति, ये आकृतियां दिखने में भी थोड़ी दिक्कत देती है, तो इनको भी, इनमें भी आपको, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर पूरा देखोगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत आएगी। आप एक पॉइंट देखोगे और उसी के आधार पे चलते जाओगे तो ये प्रैक्टिस रहेगी, इसकी भी आप 3-4 दिन बाद प्रैक्टिस करिएगा। अब आपको ये दिखाएं, ये वाला क्वेश्चन, चलिए नॉट एग्जैक्टली वाले इसमें क्वेश्चन है शायद 18 और 28, 18 और 28 इसमें नॉट एग्जैक्टली वाले क्वेश्चन है। ये थोड़े हो सकता है आपके लिए अलग हो, देख लो। ये देखो क्या बोल रहे हैं, दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। मतलब ये देखो, मैंने ये देखा कि बच्चे आए मेरे पास, अरे सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे ऑप्शन एक जैसे, पता ही नहीं है सर, गलत क्वेश्चन दे दिया, गलत क्वेश्चन दे दिया। तो उनको ये समझ में नहीं आया आखिरकार उसने पूछा क्या। वो ये कह रहे हैं कि सारे एक जैसे हैं, बस एक गड़बड़ है, उसको ढूंढो। तो सारे एक जैसे आप ऐसे देखते चलो, सब में आर 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 आर, पी 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 डबल पी है, बाई 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 बाई, टी 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 सब में पी है, 8 7 7 7 1, 8 7 7 7 1, 8 7 7 7 1, 8 7 7 7 1, टी वाई पी पी आर, टी पी 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 आर, टी वाई पी पी आर, टी बी, इस पर टी पी 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 आर आ रहा है, यही गड़बड़ है। तो ये दूसरा नंबर हमारा आंसर हो गया। आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल देखना है, ये राइट आंसर है, इसलिए याद लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉट एग्जैक्टली, कौन उसके जैसा नहीं है। अब देखो 28वां क्वेश्चन एक और दिखाएंगे, ये पहले बैंक में आते थे ऐसे, मतलब 70 क्वेश्चन करने, 80 क्वेश्चन करने केवल 10 मिनट में, मतलब आप देखते चलो, क्योंकि बैंक में एकदम देखने का रहता है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन पहले बैंक में बहुत आते थे, अब तो बैंक ने भी पूछना बंद कर दिया, पुराने जमाने में आते थे, ठीक है, मतलब आज से 20 साल पहले की बात है। तो निम्न दिए गए 4 पतों में से कौन सा ठीक पता एक ठीक दिए गए पते के समान कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो ये पता दिया गया है, आपको बताना है कौन सा एक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एड्रेस इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज द वन गिवन बिलो। मतलब इस जैसे 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम इस जैसे लिखे होंगे, किंग फोर्ड स्मिथ और ये सब, एक कुछ गड़बड़ लिखा होगा थोड़ा सा। तो आपको करना क्या है, बस गौर से देखना ही तो है। एक में थोड़ी सी कहीं कुछ गड़बड़ लिखी होगी, उसको पॉइंट आउट, उसको देखते जाना बस। यहाँ पे चौथे नंबर वाले में लिखा है कुछ गलत लिखा होगा, तो वही आपको देखना था, है कि नहीं। आप जैसे सारी चीजें नहीं देख पा रहे हो, तो आप क्या है, पार्ट में देखना स्टार्ट करिएगा, है कि नहीं। जैसे मतलब पहले आपने नंबर देख लिए, नंबर सब में ठीक है, तो फिर कोई एक स्पेलिंग देख ली, एक स्पेलिंग सब में ठीक है, दूसरी देख ली, दूसरी सब में, ऐसे करके देख लो। पूरा पूरा तो नहीं मिला पाओगे आप, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट ये है कि दूसरे पोर्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 5 में से 5 आने चाहिए, ठीक। ये हमने यहाँ पे देख लिया, हर चीजें, दोनों प्रकार की चीजें देख ली। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। और रीजनिंग में काफी लंबी हो गई, लगभग 45 मिनट की अपनी कक्षा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। आपको पूरे 22 में से 22 नंबर लेके, 22 तो लेके ही आने हैं। अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो थोड़ा जीके वीके में कम भी हो जाएंगे, मैथ में कम हो जाएंगे 1-2 नंबर, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी में, ठीक है, अगले टॉपिक की स्ट्रेटजी में। कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने के पहले दिमाग में पहले क्लियर होनी चाहिए स्ट्रेटजी की, मुझको ये सब्जेक्ट ऐसे ऐसे करना है, तो आप उसको जीत के जाओ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करें, ठीक है। धन्यवाद, जय माता दी।